और इन्हीं सब खबरों की अहमियत और मतलब जानने की कोशिश करेंगे हमारे पैनलिस्ट से। साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि हम और आप गलत खबर और अफवाहों से, फेक न्यूज़ से किस तरह बच सके और इस जो मौजूदा स्थिति है उसमें हम कैसे सतर्कता बनाए रख सकते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे मंदार कमर आघा जुड़ रहे, डिफेंस एक्सपर्ट है। कर्नल जी गोपाल कृष्णा जुड़ रहे, वो भी डिफेंस एक्सपर्ट है। वीना सिकरी भी जुड़ रही है, पूर्व डिप्लोमेट रह चुकी है। और विनय तिवारी हमारे साथ है जो कि टाइम्स नेटवर्क के कंसल्टिंग एडिटर है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। शुरू करेंगे विनय, आज जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के तरफ से जो स्टेटमेंट आया था उसको लेकर शुरू करते हैं। जो स्टेटमेंट ले जहां पर उन्होंने ये कहा था कि यहाँ पर उन्होंने एक बात ज़रूर मानी है कि भारत और पाकिस्तान के बीच आज एक तरह से लड़ाई नहीं कह सकते, अगर उन्हीं के शब्द इस्तेमाल करें तो एरियल एंगेजमेंट हुआ था, ये उन्होंने माना है। साथ में उन्होंने ये माना है कि एक MiG-21 मिसिंग है, उसे वो खो गया है। साथ ही एक पायलट भी खो गए हैं। विनय, ये पूरे स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं? इससे क्या मतलब निकाला जाए? देखिए, 2 दिनों में भारत के विदेश मंत्रालय ने 2 बयान जारी किए हैं और दोनों में काफ़ी अनयूजुअल चीज़ें हैं। जैसे कल जो स्टेटमेंट जारी हुआ था बालकोट के घटना के बाद, उसमें जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की गई थी, और डिप्लोमेटिक कम्युनिकेज की या नोट्स की टर्मिनोलॉजी बहुत अहम होती है। उसमें जो शब्दावली इस्तेमाल की गई थी, टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की गई थी, उसमें कहा गया था इंटेलिजेंस लेड ऑपरेशन विच वॉज नॉन मिलिट्री इन नेचर। तो भारत ने ये बहुत स्पष्ट तौर पे ये कहा कि ये इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स के आधार पर ये फैसला लिया गया कि वहाँ पर एक आतंकवादी कैंप चालू है, और उस लिए भारत की एयरफोर्स ने उसके ऊपर प्रिएम्प्टिव एक्शन लिया, यानी अपने सेल्फ डिफेंस में एक्शन लिया, क्योंकि हमें इस बात की अंदेशा था कि हमारे ऊपर फिदाइन अटैक और हो सकते हैं, तो हमने सेल्फ डिफेंस किया। और उसके बाद उन्होंने उसमें ये भी तवज्जो दिया उस स्टेटमेंट में कि इसमें कोई भी सिविलियन टारगेट या कोई भी सिविलियन डैमेज नहीं हुआ, और ना ही कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन हमारे टारगेट में था। तो भारत का स्टेटमेंट बहुत साफ था कि ये नॉन मिलिट्री एक्शन है और ये केवल टेररिस्ट कैंप को टारगेट करने के लिए किया गया। आज भारत के स्टेटमेंट से ये बात कंफर्म हुई कि उनका ये कहना है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने आज सुबह भारत के मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को टारगेट करने के लिए अपनी सॉर्टीज भरी। ये बहुत सिग्निफिकेंट है, क्योंकि अब इसका मतलब ये है कि आप एक दुश्मन देश के ऊपर ये सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि आपने हमारे मिलिट्री के ऊपर हमला करने की कोशिश की, और उस कोशिश को हमने नाकाम करने के लिए अपने हवाई जहाज को एयरबॉन्ड किया। उस कार्यवाही के दौरान एक हवाई जहाज हमारा क्षतिग्रस्त हुआ, और उसमें से एक पायलट अभी ऑफिशियली मिसिंग इन एक्शन है, जो कि शब्दावली है जिसको इस्तेमाल किया जाता है जब भी पायलट के बारे में पता नहीं चलता है। उन्होंने उसमें यह भी ऐड किया कि पाकिस्तान का ऐसा दावा है कि वो पायलट पाकिस्तान के कब्जे में है। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स बहुत सिग्निफिकेंट हैं। भारत की पोजीशन ये रही है कि हमारा एक्शन नॉन मिलिट्री था, लेकिन आज अपने स्टेटमेंट से भारत ने आरोप लगाया पाकिस्तान को कि उनका रिस्पांस मिलिट्री इन नेचर था, और ये बहुत अहम है मेरे लिहाज से। कविता जी, साथ साथ वीणा जी, सवाल आपसे है, जिस तरह से पिछले 2 दिन से हम लगातार तरह तरह की गतिविधियां देख रहे हैं, तरह तरह के रिएक्शंस आती हुई दिख रही है। अब रशिया ने भी अपनी राय इसमें रखी है, चाइना में हमारी विदेश मंत्री जा चुकी है। ये सब देखते हुए क्या लगता है, किस तरह से परिस्थिति को आंकना चाहिए हमने? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारा एक्शन कल हुआ था वो एक काउंटर टेररिज्म एक्शन था, नॉन सिविलियन पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ नहीं था। और ये बात की स्वीकृति पूरी दुनिया कर रही है। जो अब अमेरिकन सरकार ने स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने कहा है इंडियाज काउंटर टेररिज्म एक्शन, इंडियाज काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन जो कल हुआ था, और इस बात की स्वीकृति पूरे दुनिया में है। जो आज ये स्टेटमेंट इशू हुआ है भारत, चीन और रूस की मीटिंग के बाद, उन्होंने ये कहा है पीस एंड सिक्योरिटी आर इंडिविजिबल। अगर आप शांति चाहते हैं तो सिक्योरिटी बहुत अहम जगह रखती है, और इसलिए भारत ने ये एक्शन कल किया था। उन्होंने ये भी कहा है कि आतंकवादियों के ग्रुप्स की सहायता कोई भी देश नहीं ले सकता, और पाकिस्तान आतंकवादियों ग्रुप्स की सहायता ले रहा है। आज भी उन्होंने जो एक्शन लिया है वो हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के खिलाफ
लिया है और इस बारे में हम पूरी तरह से हमारी स्टेटमेंट में ये जाहिर है और हमने कहा है कि ये बहुत ही दुखद बात है कि हमारे एक मिग बाइसन एयरक्राफ्ट घाटी में आया है और हमारा एक पायलट बहुत ही ब्रेव पायलट मिसिंग इन एक्शन है। नाउ इसके बारे में जो है इसके आगे हमें सारी पूरी दुनिया के आगे ये सब रखना है कि पाकिस्तान की तरफ से मिलिट्री एग्रेशन हुआ है और उसके साथ साथ जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने बयान दिया है कि हम टॉक्स के लिए अब तैयार हैं, लेकिन हर बार जो है हमने देखा है कि टॉक्स में आतंकवादियों के बारे में कुछ कहा नहीं जाता है और बल्कि उल्टा टॉक्स के बावजूद भी ये आतंकवादियों का जो एक्शन है भारत के खिलाफ वो जारी रहता है। तो इसलिए इसके बारे में भारत को बहुत जोर से अपने एक्शन को रखना है और ये पूरी दुनिया को दिखाना है कि वाकई जो हमारा जो एक्शन था वो आतंकवादियों के खिलाफ था। जी कमर आगा, यहाँ पर आपसे और कुछ चीज़ें जानना चाहेंगे। जो अनाउंसमेंट्स आए दिन के दौरान, इसमें एक अहम था जहां पर एयर स्पेस को एक तरीके से खाली कराया गया और कई एयरपोर्ट्स को हम ये नहीं कहेंगे बंद कराया गया, लेकिन जो ऑपरेशंस, एयरपोर्ट्स के ऑपरेशंस को सस्पेंड किया गया, कई फ्लाइट्स कैंसिल हुए हैं। इन सब का क्या मतलब निकाला जाए? और साथ ही साथ ये भी बात है, ये भी कहना ज़रूरी है कि कुछ ही घंटों बाद सरकार की तरफ से और एक यहाँ पर अनाउंसमेंट आया जहाँ पर उन्होंने फिर से ये सारे एयरपोर्ट्स खोल दिए फॉर बिजनेस। इसका क्या मतलब निकाला जाए? देखिए, इसके कई मतलब हैं। पहले सुबह जो इनकी इंट्रूड किया था पाकिस्तान का एक जहाज़ और उसका वो मिलिट्री टारगेट था, तो उसको देखते हुए अलर्टनेस ये इशू की गई, उन्होंने सारे एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया ताकि उनका मिलिट्री यूज़ हो सके। भारत ने, उनको लगा कि शायद एस्केलेशन हो, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से एस्केलेशन नहीं हुआ। उनका एक जहाज़ गिर गया और उसके बाद फिर वो वापस चले गए। दूसरा, मुझको ऐसा लगता है कि सुषमा स्वराज जो कि चाइना में थी और वहाँ पे उन्होंने चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर से सेपरेट बात की, मैं समझता हूँ कि चाइना का प्रेशर, चाइना ने भी अपने को डिस्टेंस कर लिया, जो कि ऑल वेदर फ्रेंड अपने को कहता है पाकिस्तान का, और उसका भी जब स्टेटमेंट आने लगा कि वो चाहता है कि बातचीत से मसले हल हों और आतंक के ख़िलाफ़ उसका जब बयान आया, तो उसके बाद से पाकिस्तान के जो एटीट्यूड है उसमें थोड़ा सा फ़र्क नज़र आता है। एटीट्यूड वो उस तरह की सख्ती नज़र नहीं आ रही है जो पहले थी। हालांकि वो अभी भी कह रहे हैं कि हमारे पास मिलिट्री ऑप्शन है, वी हैव राइट to intervene in this war, or bala number of things they have said, you know, different people talk differently। और प्राइम मिनिस्टर ने भी ये कहा है कि वो बातचीत पे तैयार हैं, अगर वह जंग शुरू हो गई तो फिर उसको न हम रोक पाएंगे न मोदी जी रोक पाएंगे। ये मैं समझता हूँ अपनी पब्लिक कंजम्पशन के लिए इस किस्म के उन्होंने स्टेटमेंट दिए हैं। पाकिस्तान बिल्कुल अलग थलग पड़ गया इस ऑपरेशन के बाद, इसलिए कि ना तो उसको अरब देश जो उसको हमेशा सपोर्ट करते थे वो उसके फेवर में नज़र आ रहे हैं, इसलिए कि सऊदी अरेबिया, यूएई जो हमेशा एक बड़ी रकम दे देते थे, काफ़ी पैसा बैंक रोल कर देते थे और परेशान इनकी जो प्रॉब्लम्स होती थी इकोनॉमिक उनको सॉल्व कर देते थे, वो स्वयं अपनी मुसीबत में है क्योंकि काफ़ी समय से यमन की युद्ध चल रही है। ये दोनों देशों का हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर उसमें खर्च हो गया है और तेल के दाम की कीमतें भी कम हैं और बजट डेफिसिट भी नज़र आ रहा है सऊदी अरेबिया में। हालांकि उनके पास सॉवरेन फंड है, उससे वो काम चला रहे हैं, मगर वो नहीं चाहते कि कोई मेजर कन्फ्रंटेशन हो। दूसरी बात ये भी है कि वो भारत को देख रहे हैं कि एक बड़ी इकनॉमी है, बड़ा मिडिल क्लास है, एक मार्केट है उनके प्रोडक्ट का जहाँ पे वो $22 बिलियन का तेल बेचते हैं एनुअली, और फिर उसके अलावा वो यहाँ निवेश भी करना चाहते हैं क्योंकि ऑयल की इनकम कम हो गई है, वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। तो उनको भी वो भी नहीं चाहता कि अब वो पाकिस्तान कोई भारत के साथ बड़ा कन्फ्रंटेशन करे। अमेरिका ने भी कहा है कि आप मीनिंगफुल स्टेप्स लीजिए आतंकवाद को रोकने के लिए। पॉम्पेयो का जो स्टेटमेंट है बहुत इंकरेजिंग है। रशिया ने भी साफ ही कह दिया है ऑलमोस्ट। उसके अलावा ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और सभी वेस्ट पश्चिमी देश पाकिस्तान को ब्लेम कर रहे हैं और डिमांड कर रहे हैं कि वो
आतंकवाद पे लगाम लगाए। तो इस सब चीज़ों को देखते हुए पाकिस्तान की जो भी एक्शन है वो मैं समझता हूँ पब्लिक कंजम्पशन के लिए ज़्यादा है। एक चीज़ मैं यहाँ पे और कहना चाहूँगा, पाकिस्तान की आर्मी की प्रेस्टीज बहुत लोअर हो गई है पाकिस्तान के अंदर, इसलिए कि ये वो आर्मी है जो अपने को पाकिस्तान की इस्लामिक स्टेट का मुहाफिज यानी कि प्रोटेक्टर के रूप में अपने को पेश करती है। और हमेशा अब जनता वहाँ की ये पूछ रही, भाई ये कैसी आर्मी है जिसने आज इतनी जंगें हिंदुस्तान से हारी, चाहे 65 की हो, 75 में मुल्क टूट गया, आर्मी नहीं बचा पाई, यहाँ तक कि कारगिल जब युद्ध हुआ तो उसमें भी इसको विड्रॉ करना पड़ा, कुछ नहीं अचीव कर पाया। स्ट्राइक जो हुई, सर्जिकल स्ट्राइक भी ये नहीं रोक पाए, और अब 6 जहाज उसकी टेरिटरी में आए। जी, लेकिन कमर जी जो मुद्दा आप उठा रहे हैं पाकिस्तान की आर्मी के नाकामी का, माफ कीजिएगा थोड़ा आपको रोकना चाहूँगा, उस मुद्दे को लेकर भी हम चर्चा करेंगे क्योंकि वो एक अहम मुद्दा है। उस नाकामी से उभर कर आने के लिए पाकिस्तान कुछ अलग चीज़ कर सकती है या नहीं, उसके बारे में भी हम आपको पूछेंगे। लेकिन उसके पहले कर्नल जी गोपाल कृष्ण, आपको सवाल है, थोड़ा अगर भारत में अंदर झांक के देखें हम, जो आज देश में, पूरे देश में जो स्थिति बनी हुई है, हर जगह पे लगातार लोग कहीं ना कहीं कुछ शेयर कर रहे हैं, व्हाट्सएप में है, फेसबुक पर है, हर इस जगह से हो सके वहाँ पे सोशल मीडिया पर जाकर वो अब एक जानकारी जुटाना चाह रहे हैं। दूसरी ओर जो स्टेट गवर्नमेंट्स है वो सावधानी बरत रही है और लगातार कहीं ना कहीं उनके जो पुलिस है वो चुस्त रखी है, हाई अलर्ट पर है। तो ये सब देखते हुए और उसके अगर बनाम अगर हम देखें तो ये जो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन हम कहते हैं, इसे कोई हम युद्ध नहीं कहते, इसे कोई हम जंग नहीं कहते हैं। तो अगर काउंटर टेररिज्म के तहत सीमित अगर ये हो जाता है तो क्या पूरे देश के लोगों को इसको लेकर चिंतित होना चाहिए, इसको लेकर और किस तरह से देश के लोगों ने इस पूरी घटना को देखना चाहिए? नहीं, आपने सही फरमाया। पहली बात ये है, ये जो व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ये सबसे खतरनाक मीडियम है। लोग इसमें अननेसेसरली इश्यूज पोस्ट करते हैं, कोई वेरिफिकेशन नहीं करते हैं क्या है, उनका उंगली वो फोटो से भी ज़्यादा तेज़ है, जो मैसेज आ गया फटाफट सबके लिए भेज दो। इसमें क्या फ़ायदा है? यू आर डिस्ट्रॉइंग द नेशनल सिक्योरिटी बाय ट्रांसपोर्टिंग ऑल unnecessary spurious messages on the WhatsApp and Facebook। ये अपना भारतीय वासियों को एक चौकन्ना देना है कि प्लीज बी केयरफुल, सिक्योर एंड वॉच व्हाट आर यू पोस्टिंग इन WhatsApp और Facebook। ये पहली बात है। दूसरी बात है, इंडिया का जो आज है ये हॉस्टाइल कंडीशन है, इट इज नॉट अ वॉर लाइक सिचुएशन, ये हॉस्टाइल कंडीशन है एस्केलेटेड बाय पाकिस्तान। इंडिया ने जो भी किया है वो इट इज अ नॉन मिलिट्री ऑपरेशन ऑन जैश-ए-मोहम्मद। कल जो किया था इट वॉज अ फॉलोआउट ऑफ जो पहले हमने 14 फरवरी को पुलवामा में अटैक हुआ था। अपना फॉरेन मिनिस्टर सुषमा जी भी सही चाइनीज को फरमाया और शी हैज टेकन द सपोर्ट। पाकिस्तान को यह महसूस होना चाहिए इंडिया पाकिस्तान का प्रॉक्सी वॉर और टेररिज्म से बहुत थक गए हैं। एनफ इज एनफ। This is a time when Pakistan should be told very clearly, we are fed up, enough is enough. It is like a small चूहा जो शेर को लटकारा मत करो। this is not a joke। पाकिस्तान कहते हैं हम न्यूक्लियर ऑप्शंस है, वो ऑप्शंस है। 2-4 हवाई जहाज अंदर आके 3-4 मिलिट्री इंस्टॉलेशन में अटैक करने आने का कोई मतलब नहीं था। अगर वो कुछ एक्शन हो जाता, हमारा एयरफोर्स की वीर पायलट्स, फैंटास्टिक ब्रेव पायलट्स ने अगर एक MiG-21 से एक F-16 को मारा, इट इज समथिंग आउटस्टैंडिंग। ऐसे होता नहीं है। MiG-21 से F-16 कोई भी नहीं कर सकता है। ये यंग पायलट जो था उसके लिए हम सल्यूट करते हैं, फैंटास्टिक। एंड ये मिसिंग इन एक्शन इज समथिंग विद द डिप्लोमेटिक चैनल्स और भारतीय डिफेंस दोनों मिला के पाकिस्तान से डिप्लोमेटिकली बात करके उनको वापस लेना चाहिए और उनके कोई भी नो हार्म शुड बी कम टू दैट पायलट। इफ दैट बी सो, इफ एनीथिंग हार्मफुल टू द पायलट कम्स, देन इट इज नॉट अ हॉस्टाइल सिचुएशन बट मच बियॉन्ड दैट।
राइट और इंडियन सिटीजन को और मीडिया को भी ये बताना चाहिए। राइट। लेकिन यहाँ पर जी, यहाँ पर विनय और मेरी यहाँ पर परेशानी ये है कि एक तरफ तो है कि जो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस जो भारत कर रही है उसकी खबरें जो आ रही है और लगातार फॉरेन मिनिस्ट्री हमें स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि हो क्या रहा है। साथ ही साथ एक तरीके का मिस इन्फॉर्मेशन वॉर भी है जिसके खिलाफ हमें अब लड़ाई करनी पड़ेगी और वो शायद बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। विनय? बिल्कुल हो सकता है। और ये मेरी गुजारिश उन सब लोगों से जो टीवी देख रहे हैं या और चैनलों को देखते हैं, युद्ध के मामले, आर्मी के मसले, डिप्लोमेसी के मसले टीवी स्टूडियोज़ में और एंकर्स के द्वारा नहीं सुलझाए जा सकते। हमें वो एक्सपर्ट्स के लिए छोड़ देना चाहिए। मैं ये पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ और हम सब लोगों का यहाँ पे कई दशकों का तजुर्बा है, भारतीय फ़ौज और भारतीय डिप्लोमेसी वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड है, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे भारत के फ़ौज के लोग वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड हैं, भारत के डिप्लोमेट्स भी हमेशा वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड रहे हैं। उन्हें अपना काम आता है, वो इस चीज़ को हैंडल कर लेते हैं और हमें उनके ऊपर भरोसा करके उनको हैंडल कर देना चाहिए। ये जो नया प्रॉब्लम है इन्फॉर्मेशन वॉर का, इसकी वजह से नीडलेस प्रेशर आता है सरकारों पे, इस पे नीडलेस प्रेशर आता है व्यवस्था के ऊपर, इस पे नीडलेस प्रेशर आता है हमारी सुरक्षा एजेंसीज के ऊपर, और ये प्रेशर इस वक्त उनको नहीं चाहिए। आपको याद होगा जब कंदहार की हाईजैकिंग हुई थी भारत में हवाई जहाज की, उस वक्त टीवी ज़्यादा नहीं था, 1999 में शायद 3 या 4 चैनल थे। लेकिन उसके बावजूद जब परिवार के लोगों ने भारत के प्रधानमंत्री के घर के बाहर, रेस्कोस के बाहर धरना प्रदर्शन करना शुरू किया, उन इमेजेस के आधार पे भारत की सरकार पर बहुत प्रेशर आया और उस प्रेशर के आधार पर ही भारत को 3 आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा। काफ़ी हद तक उसका भी रोल था। इस तरीके का प्रेशर सरकार को नहीं चाहिए, व्यवस्था को नहीं चाहिए। तो इस वक्त जो लोग व्हाट्सएप के ऊपर बिना सोचे समझे फॉरवर्ड करते हैं, तरह तरह की गलत जानकारियां आगे बढ़ाते हैं, फेसबुक के ऊपर कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी लिखते हैं, ये बहुत डैमेजिंग है, ये बहुत डेंजरस है। और एक इंटरनल सिचुएशन जब हमारी ऐसी है, जब हम सब अलर्ट पे हैं, कोऑपरेशन ज़्यादा ज़रूरी है। आप और छोटी छोटी चीज़ें, कविता, कोई बड़ी काम नहीं करने हैं। आप अगर मॉल जा रहे हैं और मॉल में आपको एक सिक्योरिटी गार्ड आपको फ्रिस्क कर रहा है तो ईगो ना दिखाएं, चेक करवा लें अपने आप को। अगर सड़क के ऊपर एक पुलिस वाला आपको गाड़ी रोक के आपकी गाड़ी का डिक्की चेक करता है तो कोऑपरेट करें। ये सब किया जा सकता है, ये आसान काम है और एक जिम्मेदार नागरिक ये कर सकता है रोज़। इन सब कामों पर ध्यान ज़्यादा देना चाहिए रादर देन हम दिन भर जो ये इधर से उधर चीज़ें फॉरवर्ड करते रहते हैं, उससे बहुत नुकसान हम क्रिएट कर रहे हैं और इस बात का एहसास हमारे दर्शकों को होना चाहिए। कविता जी, और विनय, मुंबई, दिल्ली जैसे जो शहर है, जो बड़े शहर है देश के, हर शहर में सुरक्षा इंतज़ाम और चुस्त कराए गए, उस पर हम थोड़ी देर में आपको जानकारी देंगे। लेकिन वीणा सिकरी, यहाँ पर सवाल आपसे ये है, जैसे हमने देखा कि हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है वो आगे बढ़कर हमें इंफॉर्मेशन दे रही है। कल से लगातार 2 बार MEA जो है ब्रीफिंग कर चुकी है, जो नॉर्मली वो लोग करते नहीं है। तो जब मिनिस्ट्री इस कदर आगे बढ़कर हमें इंफॉर्मेशन दे रही है, आपके हिसाब से और कौन से ऐसे सोर्सेज है जहां से इंफॉर्मेशन हमें इंफॉर्मेशन पर हमें भरोसा करना चाहिए, कहां से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं हम? नहीं, ये बहुत ही अच्छी बात है कि इस बार एक बड़े कोऑर्डिनेटेड तरीके में हमारी विदेश मंत्रालय ये काम कर रही है और इसमें ज़रूर मिले जुले हैं सारे डिफेंस फोर्सेस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। हमें पता चल रहा है कि सारे वहाँ पे मीटिंग्स होते हैं, लेकिन विदेश मंत्रालय इसे कोऑर्डिनेटेड तरीके में इंफॉर्मेशन पूरे भारत को और पूरे विश्व को दे रही है और यही सही तरीका है। और हमें पूरे आवाम को, विदेश मंत्रालय को, डिफेंस फोर्सेस को, प्रधानमंत्री को हमें उनको हमारी सपोर्ट देनी चाहिए कि ये इतना डेंजरस मौका है हमारे देश के में, मिलिट्री एग्रेशन हुई है आज सुबह, और बिल्कुल हमें सपोर्ट देनी चाहिए कि पूरे तरीके में हमारे बिल्कुल हमारे ब्रेव जवान जो हैं, हमारे ब्रेव सैनिक जो हैं, उनकी सपोर्ट हमें करनी चाहिए। विदेश मंत्रालय जो हमारी पोजीशन है वो पूरी दुनिया में पहुंचा रही है, पूरी दुनिया की सपोर्ट हमारे हैं, हमने देखे हैं सारे देशों ने हमारी सपोर्ट की, हमारे विदेश
मंत्री जी अभी जा रहे हैं OIC की मीटिंग में, वहां भी ये डिस्कशन होगा। तो इसलिए इस मौके पे पूरे देश को यूनाइटेड होना चाहिए और हमें पूरा विश्वास होना चाहिए कि जो हमारी सरकार कर रही है ये पूरे देश के हित में है और हम सब उनके साथ हैं। जी बिल्कुल, हम सब उनके साथ है। पूरा देश जो है एक तरह से यूनाइटेड है, एक दूसरे के साथ है, बल्कि फौज और फौज की जो भी काम है वो भली भांति जानता है और जाहिर सी बात है इसको लेकर सभी लोग चुस्त है। हम देखते हैं, सीधे चलते हैं मुंबई। हमारे संवाददाता है सांतिया जो फिलहाल बता रही है कि किस तरह की एहतियाती जो खबर रखनी चाहिए वो रखी जा रही है। सांतिया, क्या खबर है, किस तरह का हाई अलर्ट दे रखा है मुंबई में या महाराष्ट्र में? मंदार, पूरा का पूरा महाराष्ट्र हाई अलर्ट पे है और महाराष्ट्र पुलिस ने खास कर की ध्यान दिया है मुंबई और पुणे जैसे शहरों पर। अब खासकर मुंबई में कई जगहों की उन्होंने एक सूची बनाई है, जिसमें से एक है ताजमहल होटल और गेटवे ऑफ इंडिया। इस वक्त हम ताज होटल के बाहर ही खड़े हैं और आप देख सकते हैं किस तरह से मुंबई पुलिस के कमांडो चाक चौबंद यहाँ पे खड़े हैं। वजह यह है, इस जगह का महत्व इसलिए है मंदार, क्योंकि 26/11/2008 में जो हमले हुए थे उसमें जो टारगेट थे आतंकवादियों के, उनमें से ताज होटल एक था। 4 आतंकवादी कुल मिला के जो 10 आतंकवादी बदवार पार्क से होते हुए मुंबई में घुस गए थे और अलग अलग गुटों में बट गए थे। उनमें से 4 आतंकवादी लियोपोल्ड कैफे, जो कि बिल्कुल यहाँ से करीब है, वहां से फायरिंग करने के बाद वो ताज होटल में घुस गए थे और उसके बाद 3 दिन तक जो ऑपरेशन चला था, करीब 60 घंटों तक यहाँ पर ताज होटल में लगातार ना सिर्फ उन्होंने लोगों को बंदी बनाया हुआ था, होस्टेज रखा हुआ था, बल्कि यहाँ पर बमबारी भी हुई थी और जो कि सारे टारगेट थे, नरीमन पॉइंट, छाबड़ हाउस, लियोपोल्ड कैफे, ट्राइडेंट होटल, उन सब में ये सबसे बड़ा टारगेट, CST स्टेशन, ये सबसे बड़ा टारगेट था उन आतंकवादियों के लिए। मंदार, उस वक्त भी जैश ए मोहम्मद के ही वो संगठन था जिसने वो आतंकी हमला किया था, पुलवामा हमले की तरह ही। इसलिए इस बार खास ध्यान रखा गया है इन सभी जगहों का महाराष्ट्र और मुंबई पुलिस ने, और लोगों से भी बार बार आह्वान किया है कि अगर कोई भी ऐसी चीज जो उन्हें जरा भी संदिग्ध लगती है उसे जल्द से जल्द पुलिस को रिपोर्ट करें। जी, जानकारी के लिए शुक्रिया सांतिया। लेकिन कविता, क्या लगता है, सभी जगह चौकन्ना है? जी, हर जगह चौकन्ना है। दरअसल हमारे सहयोगी आयुष्मान भी जुड़ रहे फोन लाइन पर और आयुष्मान हमें अब बताएंगे कि दिल्ली में किस तरह के सुरक्षा इंतजाम हैं। आयुष्मान। आयुष्मान तक पहुंचने की कोशिश करेंगे फिर से, लेकिन जैसे सांतिया बता रही थी, जो लोकेशंस है, खास लोकेशंस यहाँ पर आइडेंटिफाई किए गए मुंबई में और साथ ही साथ नाकाबंदी भी करेगी मुंबई पुलिस जगह जगह। तो अगर आप मुंबई में निकल रहे हैं आज या अगले कुछ दिनों में तो ध्यान रखें, नाकाबंदी रहेगी। घर से थोड़ी देर जल्दी ही सही निकल जाइए, आधा घंटे जल्दी निकल जाइए, आपको ट्रैफिक ज़रूर मिलेगा रस्तों पर, सड़कों पर, और आपको उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन जैसे विनय बता रहे थे, जैसे वीना जी बता रही थी, ये आपकी जिम्मेदारी भी है और आपको पुलिस को अपना काम करने देना चाहिए। आयुष्मान जुड़ रहे हैं। आयुष्मान, बताइए कि दिल्ली में किस तरह के इंतजाम हैं? कविता, अगर दिल्ली की बात करें तो सबसे पहले हाई अलर्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर है। सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स वहां पर काफी टफ हैं। जो भी गाड़ियां अंदर जा रही हैं, जो गाड़ियां पार्किंग के लिए जा रही हैं, जो लोग डिपार्चर के लिए जा रहे हैं, उन सब की तलाशी पूरी तरीके से ली जा रही है। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें तो पूरे शहर में एक हाई अलर्ट है। जितने भी लोकल DCPs हैं उन सबको कहा गया है कि आप अपने अपने एरियाज में कहीं ना कहीं सतर्कता बरतें और देखें कि क्या कुछ संदिग्ध अगर गतिविधियां हो रही हैं तो उनको आप पकड़े, उनका रिपोर्टिंग हो रही है। जितने इम्पोर्टेंट डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट हैं, चाहे वो पैरामिलिट्री के हो या फिर डिफेंस के हो, उन सभी जगहों पर चाक चौबंदी पुलिस की बढ़ गई है। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें तो आज दिल्ली एयरपोर्ट पर जो विमानों की सुविधा थी 8 उत्तर भारतीय एयरपोर्टों के लिए, वो रद्द कर दी गई थी 3 महीनों के लिए। लेकिन फिर एक और नोटिफिकेशन आया, उसके बाद कहा गया कि वो कैंसिल हो गया है, अब विमान सुविधा जैसे चल रही थी वैसे ही चलेगी। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो हाई सिक्योरिटी का जो अपैरेटस है वो अभी भी है। दिल्ली पुलिस
तैनात है। काफी जगहों पे सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट है। इंडिया गेट हो या फिर जो भी नॉर्थ ब्लॉक, पार्लियामेंट, इन सभी सेंसिटिव इलाकों के पास दिल्ली पुलिस भारी मात्रा में वहां खड़ी है। लोगों की तलाशी ली जा रही है, लोगों को चेक किया जा रहा है, उसके बाद ही जाने दिया जा रहा है दिल्ली में। कविता जी, आयुष्मान, और एक बात बताइए, आपने एयरपोर्ट्स का जिक्र किया, ये बताइए एयरपोर्ट्स में अब आवाजाही पर रोक हटा दी गई है, अब प्लेन्स भी चल रही है, प्लेन्स भी उड़ान भर रही है, लेकिन क्या आप कहेंगे कि वहां पर सिक्योरिटी अभी भी हाई है? क्या लोगों को जल्दी पहुंचना चाहिए अगर वो कहीं सफर कर रहे तो? दिल्ली का एयरपोर्ट वैसे भी देश के सबसे ज्यादा व्यस्त एयरपोर्टों में से एक है। यहाँ पर ट्रैफिक करीब 24 घंटे होता है, लेकिन अगर आज की बात करें तो सिक्योरिटी अपैरेटस को थोड़ा सा और मजबूत किया गया है। हम देख पाएंगे कि सीआईएसएफ हो या फिर सीआरपीएफ के जो जवान हैं, वो एयरपोर्ट के बाहर भी जो डिपार्चर है और अराइवल है, वहां पर काफी ज्यादा मात्रा में उपलब्ध है और वो कॉन्स्टेंटली चेक कर रहे हैं। जब हमने बात की एयरपोर्ट के अधिकारियों से, तो जो सिविल ड्रेस में जो दिल्ली पुलिस के या फिर सीआईएसएफ के या जो भी जवान घुमा करते थे, उनकी भी तादाद बढ़ा दी गई है, ऐसा हमें कहा गया। वहीं आपके पहले सवाल पर आते हैं, जो 8 उत्तर भारतीय एयरपोर्ट में जो विमानों की सुविधा थी उसको रद्द किया गया था, उसे शाम होते होते तक डीजीसीए ने वापस ले लिया। हालांकि ये फ्लाइट सारी कैंसिल की गई थी, तो जो भी विमान कैंसिल कर दिया गया वो अब वापस रीइंस्टॉल नहीं किया जा सकता था। तो कल से अमूमन ये जरूर एक्सपेक्टेड है, क्योंकि प्राइवेट एयरलाइंस हैं, वो जरूर अपनी सुविधाओं को कल से देना शुरू करेंगी। वहीं पर प्राइवेट एयरलाइंस ने भी ये कहा कि हम कल से हो सकता है सुविधाएं शुरू करें। एटीसी से जब हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं आज की जो मूवमेंट थी उस पर थोड़ा इफेक्ट हुआ है, कल से उम्मीदें हैं कि चीजें बेहतर होंगी। दिल्ली एयरपोर्ट पर कुल मिला जुला कर काफी सेंसिटिव एरिया है और इसके कारण दिल्ली पुलिस, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, जो भी डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट हैं, उनकी चाक चौबंदी जारी है। जी आयुष्मान, यहाँ पर एक बात, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर, और एक बात यहाँ पर बताना जरूरी है हमारे दर्शकों को कि जो फ्लाइट्स पर जो रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी सुबह सवेरे, वो सारी रेस्ट्रिक्शंस हटा दी गई है, जिसका मतलब ये है कि फ्लाइट्स की आवाजाही पर अब कोई बंदी नहीं है देश भर में। हालांकि एयरपोर्ट्स में ज्यादा सिक्योरिटी इंतजामात बढ़ाए गए, जिसका मतलब ये है, जैसे आयुष्मान बता रहे थे, जैसे हमारी सहयोगी सांत्या भी बता रही थी, कि अगर आप कहीं सफर कर रहे, किसी तरफ जा रहे, तो घर से थोड़ा जल्दी जरूर निकलिएगा ताकि आप समय पर पहुंच पाए, आपको ज्यादा दिक्कत ना हो। बने रहिए हमारे साथ, छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे। और अब बड़ी खबर आ रही है, 21 विपक्षी राजनीतिक पार्टियों ने लापता भारतीय पायलट पर चिंता व्यक्त की है। आर्म फोर्सेस को श्रद्धांजलि अर्पित भी की है और विपक्षी दलों ने भारत की सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी की रक्षा के लिए सभी उपायों पर देश को विश्वास में लेने का आग्रह किया है। एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी करते हुए विपक्षी पार्टियों ने अपनी ये चिंता जताई है। The meeting of 21 parties expressed their deep anguish over the blatant politicization of the sacrifices made by our armed forces by leaders of the ruling party. National security must transcend narrow political considerations. The leaders observed that the Prime Minister has regrettably not convened an all-party meeting as per the established practice in our democracy. The leaders expressed concern on the emerging security situation. Post the statement from the MEA regarding targeting of our military installations and loss of one of our fighter aircraft, the leaders condemned the Pakistani misadventure and expressed their deep concern for the safety of our missing pilot. Leaders urged the government to take the nation into confidence on all measures to protect India's sovereignty, unity and integrity. ऑपोजिशन पार्टीज की जो बैठक थी उसके बाद वो राहुल गांधी का स्टेटमेंट था, लेकिन चलेंगे सीधे हमारे पैनलिस्ट के पास। कमर राघा, ब्रेक से पहले जो हम बात कर रहे थे उसके मद्देनजर रखते हुए ऐसा लग रहा है, ऐसा लगने लगा है कि एक तरफ काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन है जिसमें इस वक्त भारत जुटी हुई है, साथ ही साथ ट्विटर पर, व्हाट्सएप पर एक वर्चुअल वॉर चल रहा है। अगर आपने भी शायद देखा होगा कि कई वीडियोस आज सवेरे से ट्विटर पर घूम रही है, कुछ एक व्हाट्सएप पर भी अब आने लगी है।
इन वीडियोस को, लोगों को, जो आम जनता है, उन्हें इन वीडियोस को किस तरह अप्रोच करना चाहिए, क्या ध्यान में रखना चाहिए जब इन वीडियोस को देखते हैं, और उन वीडियोस के साथ उन्हें क्या करना चाहिए, अगला स्टेप उनका क्या होना चाहिए? देखिए, जहाँ तक सवाल है, भारत में इस वक्त बहुत यूनिटी है और बहुत गुस्सा भी है। वो चाहते हैं कि बदला लिया जाए जो हुआ है उसका। और ये जो ऑपरेशन हुआ था जिसमें पाकिस्तान में जाके जिस तरीके से भारत के पायलट्स गए और वहाँ पे ध्वस्त किया उनकी टेररिस्ट सेंटर्स को, उससे काफ़ी खुशी भी थी लोगों को और वो जो गुस्सा था वो काफ़ी ख़त्म हो गया। लेकिन ये कि दिल्ली और उसके आसपास चारों तरफ शहरों से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, बस्ती बस्ती, गली गली, शहर शहर डिमॉन्स्ट्रेशंस निकल रहे हैं, लोग खुशियां मना रहे हैं, लोगों ने गले भी मिले हैं बहुत सी जगह, कुछ जगहों पे रंग भी खेला गया। कल जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में बाकायदा होली की तरह मनाई गई। इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं। और जहाँ तक इन वीडियोस का सवाल है, इनसे बचना चाहिए, ये बहुत ख़राब हैं और इनको मैं समझता हूँ लोग समझ रहे हैं कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ रहे हैं और बहुत ही मैं समझता हूँ रिस्पॉन्सिबली बिहेव भी कर रही है आम जनता। कहीं से कोई ऐसे झगड़े की या कोई ऐसी खबर नहीं आ रही है। हाँ, लेकिन ये कुछ लोग होते हैं जो तरह तरह के वीडियो निकालते हैं इस तरह। कुछ चैनल्स भी हैं जो बहुत हिस्टेरिक हो जाते हैं। नए नए चैनल्स हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स के हैं, वेबसाइट्स पे हैं, उनकी न्यूज़ें आ रही हैं। उनको वो बहुत ही इररिस्पॉन्सिबली एट टाइम बिहेव करते हैं। उनको वो चाहते हैं कि उनकी तरह से गवर्नमेंट बिहेव करे, वो ये चाहते हैं कि उनकी तरह से सेना एक्ट करे। तो ये एक चिंता का विषय ज़रूर है, मैं समझता हूँ। ये ट्विटर भी है, वेबसाइट्स भी हैं और कुछ इस तरह के लोग हैं। लेकिन आम जनता जो है वो पूरी तरह से गवर्नमेंट के साथ नज़र आ रही है, खुल के सपोर्ट दे रही है और हर तरह से वो गवर्नमेंट के साथ नज़र आ रही है। मुझे नहीं लगता कि कोई डिवीज़न है उसके अंदर। हाँ, अपोजिशन की जहाँ तक बात है, अपोजिशन का तो अपना एक स्टाइल होता है, उन्हीं ने ज़रूर किया है, लेकिन साथ में ये भी कहा है कि वो गवर्नमेंट के साथ इस मसले पे खड़े हुए हैं। पोलिटिसाइजेशन का इशू उन्हीं ने ज़रूर उठाया है कि नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल। विनय, बात दरअसल यही आती है कि जब ऐसे वक्त में जब हम ये कह रहे हैं कि ये कोई जंग नहीं है, हम ये कह रहे हैं कि ये एक तरह से प्रीएम्प्टिव एक्शन था, हम लोग ने ये जानकर कि आगे जाके ये लोग घुस ना जाए, कुछ ऐसी वैसी हरकत ना करे, इसलिए उन्हें जाके वहाँ पे ध्वस्त करने की ये कोशिश थी। तो क्या आपको ये लगता है कि ये जो पूरी जानकारी आती है, अब ट्विटर है, फेसबुक है, कई सारे बाकी मीडिया है, सोशल मीडिया है, इसके ऊपर की जो जानकारी है वो जब मिलती है एक आम आदमी के ऊपर, इसका असर कैसे होता है, आम आदमी किस तरह से इसे देखना चाहिए? देखिए, युद्ध के दौरान या कोई इंटरनल सिक्योरिटी की स्थिति हो उसके दौरान या कोई भी कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में इंफॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा दोनों कभी कभी इस तरीके की वॉर का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन उस इंफॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा में हम और आप एक साधारण नागरिक होने के नाते कितना एक्सेसरी बनना चाहते हैं, ये आपके हाथ में काफ़ी हद तक है। और उसका एक बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन है। हो सकता है कुछ मिस्टीरियस लोग आपको उसको प्रोपेगेंडा का वॉर का हिस्सा बनाना चाहें, लेकिन आप उसका एक्सेसरी बनने से इनकार कर सकते हैं बाय सिंपली नॉट फॉरवर्डिंग। कोई भी चीज़ को आप अगर आगे नहीं बढ़ाएं, किसी ग्रुप में नहीं डालें, किसी को ना बताएं, तो आप उस प्रोपेगेंडा वॉर का एक्सेसरी नहीं बने। और ये प्रोपेगेंडा वॉर केवल सोशल मीडिया में एक देश की सीमा के अंदर नहीं लड़ी जाती है। आप देखिए, इस वक्त बहुत सारे पाकिस्तान के वीडियो भारतीय ग्रुप्स पे सर्कुलेट कर रहे हैं, क्योंकि उनकी यहाँ की भी पब्लिक यही कर रही है जो हमारे यहाँ कर रही है। और आप उनमें से कुछ वीडियो आपको याद होगा, एक वो सूर्यकिरण में का जो हमारे यहाँ घटना हुई थी बेंगलुरु में, उसका वीडियो उन लोगों ने ऐसा दिखाने की कोशिश की कि वो आज हमारे किसी सैनिक का है। तो इस तरीके की प्रोपेगेंडा वॉर दोनों तरफ से होगी। हमारे जो लोग हैं, हमारे नागरिक जो हैं, उनको इस प्रोपेगेंडा वॉर में एक्सेसरी बनने का सबसे आसान तरीका है, फॉरवर्ड मत करिए, किसी ग्रुप में मत डालिए और किसी से शेयर मत करिए। अगर आपको आधिकारिक जानकारी चाहिए, आजकल भारत सरकार के सारे गवर्नमेंट डिविजन्स सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। कोई भी स्टेटमेंट जब वो जारी करते हैं तो सोशल मीडिया पे भी अपलोड करते हैं। फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन पे भरोसा कीजिए, सेकंड हैंड और थर्ड हैंड इन्फॉर्मेशन पे नहीं। बहुत आसान है और ये इस वक्त ही नहीं,
हर वक्त करना चाहिए। ये कोई मतलब इसलिए नहीं, ये नहीं कहा जा रहा है क्योंकि हमारा इस समय थोड़ा सा तनाव चल रहा है पाकिस्तान के साथ, बहुत सारी मॉब लिंचिंग्स की घटनाएं हुई हैं मंदार, आप लोगों ने काफ़ी उसके ऊपर शो किए हैं। उस वक्त भी ये कहा जा रहा था कि ये हमें वैसे भी नहीं करना चाहिए, लेकिन इस वक्त खासकर ज़रूरी है क्योंकि देश की सुरक्षा का सवाल है मंदार। जी, और जो वर्चुअल वॉर है उसमें, उसके अलावा कर्नल गोपाल कृष्ण, अगर आप हमें ये बता सके कि जब हम बाहर निकले, जब हम घर से बाहर निकलते हैं, टैक्सी में सफ़र करते हैं, बस में सफ़र करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेते हैं और ऑफिस में जाते हैं, होटल्स में जाते हैं, किस तरह हमें सतर्क रहना चाहिए, न सिर्फ आज बल्कि हमेशा? मेरे ख्याल से हमेशा हम हर नागरिक अपना देश की सुरक्षा के बारे में सोचना चाहिए। फालतू बात नहीं करना चाहिए कि मुझे वो जानकारी है, ये जानकारी है, पाकिस्तान ने ऐसे किया, इंडियन आर्मी का नाम नहीं लेना चाहिए। ऐसी बात जो है पब्लिक को डिमोरलाइज करता है। वी शुड बी वेरी केयरफुल इन व्हाट वी स्पीक, हाउ व्हाट टू स्पीक, होम टू स्पीक एंड हाउ टू स्पीक। ये तीन बातें बहुत जरूर हर नागरिक के माइंड में होना चाहिए। जैसे हमारा साथी पैनलिस्ट ने बताया था पहले, हर जगह में आप सिक्योरिटी चेक जाते हैं, एयरपोर्ट में या मॉल में, कहीं भी जाते हैं, हर सिक्योरिटी स्टाफ के साथ पूरा कोऑपरेट करें, पूरा कोऑपरेट करके, इट इज़ फॉर द नेशनल सिक्योरिटी। और कभी भी पॉलिटिक्स और नेशनल सिक्योरिटी को मिक्स मत करें। नेशन इज वन, ऑल इंडियंस आर वन, लेट इट बी ऑफ एनी रिलीजन, एनी कास्ट, एनी क्रीड। माफ कीजिए, जैसे हालत अभी जो मौजूद हालत है, कर्नल गोपाल कृष्ण, माफ कीजिए, वक्त की कमी है। वीणा सिकरी, आखिरी लास्ट वर्ड आपको, अगर आप इसमें कुछ जोड़ना चाहती है। जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि मेरी राय में इस वक्त पूरी जनता को, पूरी आवाम को सरकार के साथ होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे तनाव का मौका है जब मिलिट्री एग्रेशन की कोशिश की जा रही है, बिल्कुल अगर हम साथ शोल्डर से शोल्डर मिल के पूरी हम इकट्ठा हमारी एकत्रितता दिखाएं, तभी हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। और आतंकवादियों के खिलाफ हमें बिल्कुल हमें ये एक मत होनी चाहिए कि हम आतंकवादियों को कभी टॉलरेट नहीं करेंगे। और जो आतंकवादी बाहर से आते हैं, हमारे देश में गड़बड़ करने की कोशिश करते हैं, इसे हमें बिल्कुल टॉलरेट नहीं करना चाहिए। पूरी आवाम को इस बात पे जुट देना चाहिए कि देखिए, हम एकत्रित हैं और हम आतंकवादियों को, गैर मुल्कों को, मिलिट्री एग्रेशन को कभी सफल नहीं होने देंगे। जी, और यहाँ पर हमें ये चर्चा खत्म करना होगा, लेकिन जाते जाते मंदार कुछ एक बातें दोहरा देते हैं हमारे दर्शकों के लिए। कुछ चीज़ें याद रखनी ज़रूरी है कि इस वक्त जो चल रहा है वो एक काउंटर टेररिस्ट यानी आतंकवादियों के खिलाफ एक नॉन मिलिट्री ऑपरेशन है। ये बहुत ज़रूरी है, बार बार भारत सरकार ने इसका जिक्र किया है, यानी युद्ध का सिचुएशन नहीं है, कोई युद्ध नहीं हो रहा है इस वक्त। दूसरी बड़ी बात यहाँ पर जो आपको याद रखना है वो ये कि आज जो रेस्ट्रिक्शंस अनाउंस किए गए थे एयरपोर्ट्स पे वगैरह, वो सारे हटाए गए हैं। इस वक्त प्लेन्स पे, एयरपोर्ट्स में आवाजाही पर किसी तरह की पाबंदी नहीं है। अगर आज प्लेन्स उड़ान नहीं भर रही है वो सिर्फ इसलिए क्योंकि सारी प्लेन्स रद्द की गई थी और इतने शॉर्ट नोटिस पर वो फिर से उड़ान नहीं भर पाएंगे। कल से यातायात शुरू हो जाएगी। दो बातें आपको याद रखना ज़रूरी है। और साथ ही साथ मंदार, अगर आप हमारे दर्शकों को बता दें किस तरह के सुरक्षा इंतजाम हो रहे देश भर में। जी बिल्कुल, सुरक्षा तो बिल्कुल चाक चौबंद है, लेकिन साथ साथ कविता ये भी जाते जाते बताया कि हम सभी ने, पूरे देश ने हौसला अपना जो है वो बुलंद रखना चाहिए। हमने भरोसा रखना चाहिए हमारी पूरी फौज के ऊपर, भले वो थल सेना हो या वायु सेना हो या फिर नेवी हो, हर जगह पे हमें एक तरह से उनमें भरोसा रखना चाहिए। और उनमें काफ़ी ताकत है, उनमें काफ़ी हौसला है, उनके हौसले भी काफ़ी बुलंद है, इसलिए हमने इतना पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है फिलहाल। इसके और यहाँ पर मंदार जाते जाते और एक बड़ी बात, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर अगर आप कोई वीडियो देखते हैं, कोई वीडियो आपके पास आता है, कोई खबर आपके पास आती है, तो उसे कृपा करके फॉरवर्ड ना करें। जैसे हमारे एक्सपर्ट्स बता रहे थे कि कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपके पास आ रही है, ध्यान रखें कि इंफॉर्मेशन इस वक्त जो सरकार से आ रही है वो सबसे ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन होगी। उसके आगे और कई दूसरे सेकेंडरी सोर्स से इंफॉर्मेशन आप अपने ग्रुप्स में फॉरवर्ड ना कीजिएगा। इससे फ़ायदा तो ज़रूर नहीं होगा,
नुकसान जरूर हो सकता है। बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे खबरों को लेकर।